हेलो, वेलकम टू प्रथम आईएएस। तो इस पार्टिकुलर वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स दैट इज़ सीसीपीआई के बारे में, और जानने की कोशिश करेंगे कि हाल ही में जो ये सीसीपीआई रिलीज हुआ है वो कौन करते हैं, भारत का क्या पोजीशन है, 2021 के रिस्पेक्ट में भारत कहाँ पे है और क्या रीज़न है, क्या वो सारी स्टेप्स इंडिया ने लिया है जिसके कारण से इस बार बेस्ट परफॉर्मिंग कंट्रीज माना गया है भारत को। तो जानने की कोशिश करेंगे इस पार्टिकुलर वीडियो में। बट बिफोर स्टार्टिंग हम आप लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल, एंड मैं आप लोगों के लिए एक एमसीक्यू लेकर के आऊँ, आप लोग इससे पहले सॉल्व कीजिए। एमसीक्यू है आपको यहाँ पे कि कुछ यहाँ पे दिया हुआ है, देख रहे हैं आपको इंडेसेस और उसके पब्लिशर्स दिए हुए हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पे जानने की कोशिश करना है, ठीक है, कि कौन सा इसमें से ऑप्शन करेक्ट है। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं इंडिसेस एक तरफ दिया हुआ है और पब्लिशर दूसरे तरफ दिया हुआ है, और आप लोग इसमें से टिक लगाए कौन सा होगा। कमेंट में बताइए कि कौन सा इसमें से ऑप्शन होगा, और फिर हम आपको एक्सप्लेनेशन इसका लास्ट में देंगे, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले जानते हैं कि ये सीसीपीआई न्यूज़ में क्यों है। तो रीज़न क्या है कि जो एक तरीके से भारत की जितनी भी स्टेप्स है, चाहे अपडेटेड किया गया हो अभी एनडीसी को, दैट इज़ नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन, जो अंडर द एजिस ऑफ पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट, उसके अंतर्गत जो भी गोल्स दिए हुए हैं, तो उस सारी गोल्स को इंडिया ने अपडेट किया है। क्यों? क्योंकि हमारी जो स्टेप्स होती है उससे हम लोग एक लो इमिजन और हमारी जो रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी है वो हम दिनों दिन क्या कर रहे हैं, इंडिया उसको अचीव कर रहा है। तो जिसके कारण से क्या हुआ, इंडिया क्लाइम्ड किया 2 स्पॉट और अभी पहुंच गया आपको 8th पोजीशन पे। पहले कितने पे था, 10 पे। और इस बार जो कंट्री इंक्लूड किया गया सीसीपीआई के काउंटिंग में, वो आपको 63 टोटल कंट्रीज यहाँ पे इंक्लूड किया गया है, एक्सेप्ट द यूरोपीय यूनियन, क्योंकि यूरोपीय यूनियन आपको एक एज ए ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे है सारी। और ये जो क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स है वो इस बार 2023 की है, तो याद रखिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कि एक्चुअली हम सीसीपीआई के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो ये एक स्कोरिंग सिस्टम है जो डिजाइंड किया जाता है, एक जर्मन वॉच एनजीओ है आपको, बोन, जो जर्मनी के शहर में है, ठीक है। और ये जो पार्टिकुलर इंडेक्स है ये आपको फर्स्ट टाइम 2005 में इसको लागू किया गया था, और इसकी अपडेटेड वर्जन जो है ना, हर एक साल यूनाइटेड नेशन की जो क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस होती है वहाँ पे इसको हमेशा एक तरीके से पब्लिश किया जाता है, ठीक है। तो अभी आपको पता होगा यूनाइटेड नेशन की क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस अभी आपको COP27 इजिप्ट में हुआ है, तो वहीं पे इसकी प्रेजेंटेशन हुई है। अगर आप इस इंडेक्स की बात करोगे तो इसका एम होता है कि ताकि आप क्या करो, एक ट्रांसपेरेंसी जो इंटरनेशनल क्लाइमेट पॉलिसी है उसको एसेस करना, और जितनी भी कंट्री जिसमें पार्टिसिपेट करती है उसके द्वारा बताए गए गोल्स पे वो कंट्रीज अचीव करती है या नहीं करती है, कौन कौन से स्टेप्स ले रहे हैं, बेसिकली उनके पॉलिसी को जो है ना असेसमेंट करना। और उसके हिसाब से ये जो पार्टिकुलर एनजीओ है जर्मन वॉच, वो अपनी एक लिस्ट जारी करती है। तो इस बार कितने कंट्रीज पार्टिसिपेट किए थे, 63 नेशंस, एंड साथ में आपको यूरोपीय यूनियंस था एज अ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। और ये दुनिया की लगभग 90% ऑफ ग्लोबल ग्रीन हाउस एमिशन को क्या करता है, एक तरीके से असेसमेंट करता है, ठीक है। क्योंकि महत्वपूर्ण कंट्रीज जहाँ पे एक तरीके से ग्रीन हाउस एमिशन होता है, जो हमारी पूरे दुनिया के सप्लाई चेन को मेंटेन करता है, मैन्युफैक्चरिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, वो सारी कंट्रीज लगभग इसमें आ जाती है। अगर आप हाईलाइट्स को देखोगे कि 2023 की जो ये सीसीपीआई है, तो देखिए यहाँ पे आपको पता होगा कि जो जर्मन वॉच न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट है एंड द क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क्स, वो एक तरीके से रैंकिंग जो जारी करती है ना, वो क्यों करती है, तो सबसे पहले इम्पॉर्टेंट है कि उनको ध्यान में रखते हैं वो 2030 की एसडीजी की सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के लिए, जो पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट में जो 1.5 डिग्री सेल्सियस जो है ना आपको टारगेट रखा गया है कि धरती की पृथ्वी की जो टेम्परेचर है वो प्री इंडस्ट्रियल टाइम के रिस्पेक्ट में आपको या तो 1.5 डिग्री से बिल्कुल कम रहे, और नहीं तो आप मैक्सिमम 2 डिग्री तक गर्म करने की एक फ्यूचरिस्टिक प्लान बना सकते हो। तो उसको पूरा करना ताकि डिजास्टर्स क्लाइमेट चेंज से आपको अवॉइडेंस मिले। दूसरा क्या, एक तरीके से हाईलाइट्स की रिपोर्ट ने बोला है कि जो फर्स्ट 3 स्पॉट है वो एम्प्टी है। रीज़न क्या है कि कोई भी कंट्री जो है ना
एक तरीके से वेल इनफ फॉर्म में जो है ना इस पार्टिकुलर इंडेक्स के जो भी नॉर्म्स है उसको पूरा नहीं किया है क्लाइमेट को बीट करने में। क्लाइमेट चेंज की के जितने भी स्टेप्स होते हैं वो बेटर वे में नहीं फॉर्म किया है। हालांकि 3 के बाद चौथे स्थान पर अगर आप देखोगे, मतलब अगर आप फर्स्ट देखो तो फर्स्ट सेकंड थर्ड पे कोई नहीं आया और इवन आता भी नहीं है इस इंडेक्स में, क्योंकि कोई भी कंट्री जो है ना 100% क्लाइमेट को बीट करने की कोशिश नहीं करते, क्लाइमेट चेंज को कर्टेल करने की। तो अगर आप कायदे से देखो तो 4th नंबर पे डेनमार्क है, फॉलोड बाई स्वीडन एंड चिली। तो 5 नंबर पे स्वीडन एंड 6 नंबर पे चिली है। चाइना वर्ल्ड की जो लीडिंग पॉल्यूटर है, आपको पता होगा अगर आप देखो तो दुनिया में वॉल्यूम के हिसाब से ग्रीन हाउस गैसेस स्पेशली CO2 इमिशन कौन करता है? चाइना। और पर कैपिटा इनकम के आधार पे USA। तो चाइना ड्रॉप करके 13 स्पॉट अब 51 पोजीशन पे पहुंच गया इस ईयर 2023 में। तो पिछले ईयर कितने पे था? तो पिछले ईयर होगा आपको लगभग 38 के स्थान पे। और ये एक तरीके का वेरी ओवरऑल कैटेगरी में अगर आप देखोगे तो वेरी लो ग्रेड में होगा, क्योंकि वो जो है ना प्लान किया है एक तरीके से आपको न्यू कोल फायर्ड पावर प्लांट बनाने के लिए। US क्लाइम्ड कर गया 3 पोजीशन टू 52nd प्लेसेस। और जो सबसे वीकेस्ट परफॉर्मेंस रहा है वो आपको ईरान को रहा है 63rd। रीजन क्या है? ईरान अभी आपको थोड़ी इसमें एक तरीके से बोल सकते हैं यूरोपीय यूनियन का भी कंसर्न होता है। तो ईरान जो है अभी आपको वो खूब एकदम यूरेनियम को इंडिच कर रहा है अपनी पावर प्लांट बनाने के लिए, स्पेशली जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है। सऊदी अरबिया और कजाकिस्तान, स्पेशली ये जो तीनों कंट्री है ये एक तरीके से माइनिंग बहुत करते हैं। सऊदी अरेबिया, ईरान तो तेल भी बेचते हैं आपको। चाइना के साथ आपको पता है कि बहुत अच्छा ईरान का एक एग्रीमेंट हुआ था ट्रेड को लेकर के, जिसमें $400 बिलियन की इन्वेस्टमेंट चाइना करेगी यहाँ पे। तो वो सारी चीज़ें कंसर्न के कारण ये सऊदी अरबिया आपको पता है पेट्रोलियम जो है बहुत ज़्यादा और इवन UAE जो कि COP28 होस्ट करने वाला, वो खुद बोला कि भाई हम एनर्जी को बनाए रखेंगे, एनर्जी की कभी क्राइसिस नहीं होने देंगे। और इसका रीज़न क्या है कि वो बोल रहे हैं कि हम पेट्रोकेमिकल्स की अभी कमी नहीं होने देंगे। तो ये सारी चीज़ें अब इंडिया स्पेसिफिक हाईलाइट किया था इस पार्टिकुलर रिपोर्ट में। तो देखिए इंडिया ने अर्न किया हाई रेटिंग इन द GHG इमिशन एंड एनर्जी यूज कैटेगरीज। हालांकि इनको गॉट मीडियम रेटिंग मिला क्लाइमेट पॉलिसी एंड रेन्यूएबल एनर्जी सेक्शंस में, क्योंकि कहीं ना कहीं पॉलिसी जो है ना अभी भी हम लोग, जैसे आप इंडिया ने एक कंसर्न बनाया था कि हम लोग कंप्लीटली जो है ना COP27 में कोल को हटाने वाले नहीं है, हम धीरे धीरे उसको रिड्यूस करेंगे कंजम्पशन। हम अपनी एनर्जी जो हमारी एक बकेट है उसको हम डाइवर्स करेंगे टुवर्ड्स द रेन्यूएबल एनर्जी, और वो कर भी रहे हैं, इसलिए हमें सबसे अच्छा यहाँ पे रेटिंग मिला है। हाँ, सबसे अच्छी बात क्या है कि इंडिया की जो स्टेप्स है रेन्यूएबल एनर्जी की तरफ जो बढ़ रही है धीरे धीरे, उसके हिसाब से इंडिया मीट कर लेगा अपनी 2030 की जो SDG है, उसमें जो GHG की इमेजन टारगेट है ना उसको हम लोग आराम से अचीव कर लेंगे। और हम लोग बिल्कुल ही 2 डिग्री सेल्सियस की जो एक सिनारियो है कि हमें अर्थ की टेम्परेचर जो है ना जो पहले इंडस्ट्रियल पीरियड से पहले के हिसाब से हम लोग यहाँ पे मेंटेन करके रखेंगे। हालांकि अगर आप CCPI पिछले साल मतलब 2022 के हिसाब से देखें तो हमने अपनी नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन जो आपको एक तरीके का टारगेट दिया गया था पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट में, उसको भी हम लोगों ने अपडेट किया है। और हम लोगों ने कोशिश किया है कि जो ग्लोबल टेम्परेचर है जो रही उसको हम लोग बिलो 2 डिग्री सेल्सियस रखने की कोशिश करें। और इस पार्टिकुलर जो आपका CCPI 2023 का उसमें हम लोग के स्टेप्स को सराहा भी गया है, पार्टिकुलरली पूरे दुनिया ने सराहा भी है। ठीक है, इंडिया ऑल्सो अनाउंस कर चुका है कि हम नेट जीरो अचीव कर लेंगे और ये 2070 तक हम लोग पूरा करने की कोशिश बिल्कुल कर भी रहे। ठीक है, बट चैलेंजेज भी है, क्योंकि कहने की बात है कि जब आप एक रिस्पॉन्सिबल इंसान बनते हो, आप एक रिस्पॉन्सिबल कंट्री हो, तो आपको चैलेंजेज भी लेने पड़ेंगे। तो इंडिया के पास चैलेंजेज भी है। चैलेंजेज क्या है कि इंडिया उभरता हुआ मैन्युफैक्चरिंग हब बनने वाला है। आप देख रहे हो कि जब से कोविड के बाद से जो एक सप्लाई चेन में ब्रेक आई है, चाइना का जो मोनोपोली चल रहा था, उस कारण से बहुत सारे कंपनीज इंडिया में शिफ्ट कर रहे हैं। हाल ही में देखे होंगे एप्पल के जो फॉक्सकॉन है उन्होंने चेन्नई में आपको एक तरीके से अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट सेटअप किया। हमारी जो चिप बनाने की स्कीम है भारत सरकार के द्वारा, वो उसके तहत बहुत सारी कंपनियां, इवन इंडिया के जो वेदांता है, ठीक है, वो भी अपनी एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट अच्छे से चिप में, सोलर पावर पैनल, ये सब जितने हैं ना, ये इन्वेस्टमेंट वाली हाई इंटेंसिटी की जो है ना इंडस्ट्री है। तो इसमें मैन्युफैक्चरिंग हब में जो है बहुत सारे एक तरीके से बोल सकते हो इन्वेस्टमेंट आ रही है। तो इस कारण से क्या है कि हम लोग को एनर्जी इंटेंसिटी बढ़ने वाली, एनर्जी की कंजम्पशन बढ़ने वाली, हमारी लिविंग स्टैंडर्ड चेंज हो रही है, तो हम लोग एनर्जी को पर कैपिटा बढ़ाएंगे। तो हम लोग के कंसर्न क्या है कि अभी तक हम लोगों ने कम्प्लीटली कोल को फेज आउट करने की बात कही ही नहीं है, इवन हम लोगों ने एक्सेप्ट भी नहीं किया। तो लोग कंसर्न जता रहे कंट्रीज कि भाई अगर आपकी
एनर्जी की डिमांड इतनी ज़्यादा है और आप ये भी नहीं बोल रहे हो कि कोल को आप फेज आउट कर रहे हो, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं आप कोयले से अभी भी एनर्जी को प्रोड्यूस करोगे। तो ये सारी कंसर्न जो बनी हुई है, इस कारण से ये चैलेंजेज है। और लोग शक में है कि क्या हम लोगों ने जो एक तरीके से ऑयल गैस प्रोडक्शन से जो है ना 5% से ज़्यादा जो एनर्जी प्लांट डाइवर्ट करने की कोशिश की है, क्या वो पूरा होगा या नहीं होगा, तो देखने वाली बात होगी आगे, ठीक है। और इससे लोग यही जता रहे हैं कि जो 2030 की इंडिया की टारगेट है, जो इस पार्टिकुलर रिपोर्ट में ये बोला गया है कि हम लोग अच्छे से अचीव कर पाएंगे, वो होगी या नहीं होगी, ये सारी चीज़ें एक चैलेंज बन के इंडिया के लिए रुका हुआ है। तो जो आगे हमारा स्टेप्स होगा वो सारी चीज़ें एक तरीके से ये है कि हम लोग जो है कहीं ना कहीं जो हमारी फोटोवोल्टाइक कैपेसिटी है उसको इंक्रीज करें, कोशिश करें कि हमारी जो एनर्जी बकेट है उसमें फॉसिल फ्यूल से रेन्यूएबल की तरफ बढ़े, और कार्बन प्राइसिंग मैकेनिज्म जो फाइनेंसिंग है इनटू द रेन्यूएबल एनर्जी, इन सब चीज़ों में जो है ना पब्लिक प्राइवेट पार्टिसिपेशन बढ़ाए, लोगों को अवेयरनेस फैलाए कि फॉसिल फ्यूल से जितनी भी स्टेप्स है उसको डाइवर्ट करके क्लीन एनर्जी की तरफ ले जाए, लोग फोटोवोल्टाइक सेल लगे, लोग पर्सनल व्हीकल्स को ना यूज करके पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करें, लोग पेड़ ज़्यादा से ज़्यादा लगाए ताकि जो सिंकिंग ऑफ CO2 फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, ये सारी चीज़ें बनता रहे। तो उम्मीद करते हैं कि सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। और यहाँ पे चलते हैं हम लोग अपने क्वेश्चंस की तरफ। तो यहाँ पे देखिए, ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स ये आपको वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम बिल्कुल लॉन्च करती है। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स ये एक तरीके से UN की जो डेवलपमेंट सॉल्यूशन है ये भी एक तरीके से, और इंक्लूसिव डेवलपमेंट इंडेक्स क्या ये वर्ल्ड बैंक तय करता है, इन सब के बारे में आप लोग उम्मीद करते हैं कि आप लोग बताए होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है ये ऑप्शन बी है, थर्ड ऑप्शन गलत है, ठीक है। तो आप ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट है, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।